दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। आज मैं एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू काजमी, जिनकी मैं बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूं, उनका एक वीडियो है जो उन्होंने कल ही अपलोड किया है। और वो पूरा वीडियो देख के मुझको ऐसा लगा कि पूरी भारत की जनता को वो वीडियो देखना चाहिए और पाकिस्तान की जनता को भी देखना चाहिए कि इंडिया की समस्याएं क्या हैं पाकिस्तान के साथ। क्यों इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जाने से डर रहा है और क्या रीजंस हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सुलह नहीं हो पा रही है। उनके पीछे के कारण क्या हैं? स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, पाकिस्तान आर्मी है, या पाकिस्तान के लोगों की फिलॉसफी ऐसी है जो कि एक तरीके से एंटी इंडिया और एंटी हिंदू है। तो पहले थोड़ा वीडियो देखते हैं, उसके बाद बीच बीच में मैं अपने कमेंट्स आपको देता रहूंगा। तो दोस्तों देखिए। वो हाफिज सईद हो, चाहे सैयद सलाहुद्दीन हो, या फिर और दूसरे जो मसूद अजहर वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं, उनके खिलाफ जब तक कोई एक्शन नहीं होगा तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में भी कोई बात नहीं हो सकती। खैर, ये बात तो कह दी गई है, लेकिन मैं साथ ही ये भी बता दूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हमारे दोस्त ये समझते हैं या हमारे जो इंडियन फॉलोअर्स हैं उनको लगता है कि पाकिस्तान कभी ना कभी इन लोगों पर एक्शन लेगा, तो ये होता हुआ मुझे तो कम से कम नहीं लगता। हाँ, हाफिज सईद की अगर हम बात करें तो हाफिज सईद को हमने 31 ईयर्स के लिए जेल जो है वो जरूर अनाउंस की। उसकी रीजन भी ये थी कि एफएटीएफ में पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका था और एफएटीएफ से निकलने के लिए हमको ये कार्रवाई करनी पड़ गई। लेकिन अगर आप चेक करें, आप जाकर पता करें, तो आपको पता ये लगेगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स जितने भी रहे, जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, और जो प्रेसिडेंट रहे आसिफ अली जरदारी, उनके साथ साथ इमरान खान, ये सभी लोग जेल में गए। इमरान खान तो आज भी जेल में है, लेकिन हाफिज सईद को जो 31 ईयर्स की जेल करार दिया गया, उसके बाद उसको रखा गया है उसके अपने ही घर में। जी हाँ, वो हाउस अरेस्ट है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि इनकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि ये हाफिज सईद को जेल में डाल सकें। उसकी एक मेन रीजन ये भी है, पाकिस्तान ने हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को, अपने लोगों को हमेशा एक गलत तालीम दी, या गलत तरीके से हिस्ट्री पढ़ाई, या गलत तरीके से उन लोगों को पाकिस्तान का हीरो बताया जो कि पाकिस्तान के हीरो कहीं से बनते ही नहीं थे। यानी जिन लोगों ने भी सब कॉन्टिनेंट में आके जो है वो मार काट की, चाहे वो गजनवी, गौरी और इसी तरह के लोग, वो हमारे हीरो रहे। इमरान खान ने भी असेंबली में खड़े होकर, नेशनल असेंबली में खड़े होकर उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। इसी तरह से और कई लोग हैं जो उसामा बिन लादेन को ना सिर्फ शहीद मानते हैं बल्कि हाफिज सईद समेत कई लोगों को हीरो मानते हैं। और इस लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। यानी जो लोग इस वक्त ये कहते हैं कि जी हाफिज सईद को भी हीरो माना जाए, और साथ साथ जितने भी ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले हैं, इन सभी को हीरो के तौर पर ये लोग दिखते हैं, तो जाहिर अपने हीरो को जेल में कौन डालता है। साथ साथ ये भी बात की जाती रही है कि हाफिज सईद जो है वो एक तरह से इस्तेमाल भी किया गया। उसके जरिए उसके जमाने में तरह तरह की तकरीरें जो है वो किया करता था, कश्मीर में खड़े होकर इंडिया को धमकियां लगाना, और ये सारी चीजें जो है ये भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं करता रहा है। साथ अगर हम देखें कि जितने भी लोग इस किस्म के निकले जो कि एक तरह से रिलीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी पाकिस्तान में एक हीरो का दर्जा पा गए। जैसे कि आपने देखा ही कि सलमान तासीर साहब को, जो कि गवर्नर पंजाब थे, उनको जिस आदमी ने कत्ल किया, उनको इस्लामाबाद के सेक्टर F63 में कोसार मार्केट में दिन दिहाड़े गोलियां मार के उनको जान से मार दिया गया। उनको मारने वाला कोई और नहीं, उनका अपना ही बॉडीगार्ड था, जिसको के ये कहा गया था कि जी आपने इस आदमी की हिफाजत करनी है। और हाल उसका ये था कि उसने ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर और सलमान तासीर साहब को जान से मार दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हाँ, जरूर दुनिया को दिखाने के लिए उस आदमी को अरेस्ट किया गया और उसे फांसी की सजा भी हुई। लेकिन उससे पहले जब आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह से उस आदमी को सपोर्ट किया गया, उसके लिए लोग बाहर निकले, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी तादाद में लॉयर्स जो थे वो भी बाहर निकले, और उन्होंने मुमताज कादरी को सही करार दिया। मुमताज कादरी जिसने सलमान तासीर साहब को जान
सलमान से मारा था। सलमान तासीर साहब का शायद आपको यहाँ पर कोई मकबरा या कोई इस तरह की चीज नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, मुमताज कादरी के लिए जरूर मकबरा बना दिया गया है और वहां पर जाकर लोग हाजिरी भी देते हैं, और ये इस्लामाबाद के बीचों बीच ये काम हो रहा है। जिस दिन हमारे हीरो हमने सही पहचान लिए और हमें पता लगा कि असल में पाकिस्तान के हीरो कौन है, तभी पाकिस्तान सुधर सकेगा या आगे की तरफ बढ़ सकेगा। जो लोग इस गलतफहमी का शिकार हैं पाकिस्तान में या भारत में, कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो हाफिज सईद और इस किस्म के जो टेरर आउटफिट्स चलाते हैं, जिनको के यूनाइटेड नेशन तक ने टेररिस्ट घोषित किया हुआ है या टेररिस्ट बताया हुआ है या डिक्लेयर किया हुआ है कि ये टेररिस्ट हैं, उनको भी जो है वो उनकी बात भी ना सुनते हुए और इनको जो है पाकिस्तान में हीरो माना जा रहा है। अगर हीरो नहीं माना जा रहा तो अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल सलाम जो वाहिद नोबेल प्राइज लेकर पाकिस्तान आए, उनको आखिरी दम तक जो है हमने एक्सेप्ट नहीं किया। उनको यही कहा गया कि जी ये तो कादियानी हैं, ये तो अहमदिया हैं, और इस तरह से करके उनको कभी भी पाकिस्तान में एक्सेप्टेंस नहीं मिली और उनके लिए हमेशा से एक नफरत और एक तरह की कह लीजिए कि उनके खिलाफ ही बात की गई। अब्दुल सत्तार ईदी साहब भी पाकिस्तान के हीरो हैं, जैसे डॉक्टर अब्दुल सलाम हैं। मैं दोनों को ही हीरो मानती हूँ, लेकिन मेजॉरिटी इनको हीरो नहीं मानती। जिस वक्त अब्दुल सत्तार ईदी साहब काम किया करते थे और उनकी जैसे एक एनजीओ है जो कि बहुत ज्यादा लोगों की मदद करती थी, और अगर कोई ब्लास्ट वगैरह हो जाता था तो उसमें भी उनकी एम्बुलेंसेस पहुंचकर और जो जख्मी होते थे उनको भी, और जो डेड बॉडीज होती थी उनको भी अब्दुल सत्तार ईदी साहब खुद भी जाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया करते थे। उस जमाने में जो मुल्ला थे पाकिस्तान के, जो मुल्ला जो उस वक्त भी यकीनन उनमें से 2-4 जरूर होंगे, उनका ये कहना था कि इसका तो जनाजा ही जायज नहीं है और ना ही जनाजा जायज होगा, क्योंकि ये तो बगैर देखे कि कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है, ये हर एक को ही जो है अपने हाथों से उठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाते हैं। ये इल्जाम लगाया गया जो कि बहुत ही शर्मनाक था। बहरहाल अगर हम बात करें, पाकिस्तान में हमेशा से ऐसे ही लोगों को सपोर्ट किया गया है जिन्होंने कहीं ना कहीं इंसानियत का खून किया है, जिन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को मारा काटा या नफरत सिखाई। एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी हम तो बड़ा रिलीजन ऑफ पीस हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम दूसरी ही बात करते हैं, कभी सर तन से जुदा और कभी क्या। टीएलपी जैसे गुंडे जो कि स्टेट ने ही बनाए और पाल रखे हैं, और वो दिन भी दूर नहीं जब टीटीपी की तरह जो है यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरह टीएलपी भी यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो भी जो है आम लोगों के गर्दन पे आजकल वैसे भी छुरियां तो चला ही रही है, लेकिन इस स्टेट के अपने ही गले पड़ जाएगी। अब ये टीटीपी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं मगर इनसे नहीं हो रही। ये वही जिहादी हैं जो हमने खुद बनाए थे। हमने बनाए तो इसलिए थे कि वो जाकर अफगानिस्तान में या भारत में या इसी तरह से किसी और कंट्री में जाकर हंगामा करेंगे। अगर आप लोगों ने परवेज मुशर्रफ की बुक पढ़ी हो, ये बुक अगर आपने पढ़ी हो, इसमें साफ साफ लिखा है कि हमने जिहादी खुद पैदा किए, हमने जिहादी खुद तैयार किए और हमने भेजे कश्मीर में जिहाद करने के लिए, हमने भेजे वहां पर अफगानिस्तान के लिए। लेकिन अब हुआ दोस्तों, यहां मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि आपको ये पता है कि जो जिहादी कश्मीर में गए वो किस लिए गए? वो गए क्योंकि कश्मीर में मुस्लिम थे, मुस्लिम का सपोर्ट करने के लिए गए। आप अजरबैजान और अर्मेनियम की लड़ाई देख लीजिए, पूरे मुसलमान पूरे वर्ल्ड के किसके साथ हैं? अजरबैजान के साथ। फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड के मुसलमान किसके साथ हैं? फिलिस्तीन के साथ हैं। किस लिए? क्योंकि जो लड़ाई हो रही है वो काफिर और मुसलमान के बीच में हो रही है। और इराक और ईरान की वॉर थी, उसमें पूरा मुस्लिम वर्ल्ड बटा हुआ था। पूरा मुस्लिम वर्ल्ड एक ईरान के साथ या पूरा मुस्लिम वर्ल्ड एक इराक के साथ तो नहीं हो गया। जिस तरीके से जब इराक ने कुवैत के ऊपर धावा बोला था, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी, तो भी मुस्लिम वर्ल्ड बढ़ गया था। लेकिन पैलेस्टाइन के बारे में, गाजा के बारे में वो बटा नहीं। सेम
कश्मीर के बारे में वो बटा नहीं। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम वर्सेस काफिर है। और ये बात मैं यहां पे बहुत उससे कह देना चाहता हूं, जोर से कह देना चाहता हूं कि सही गलत ये नहीं देखा जाता पाकिस्तान में। देखा क्या जाता है कि तुम मेरे हो या तुम मेरे नहीं हो। आगे देखिए। ये कि यही लोग हमारे गले पड़ चुके हैं और हम जो है इनकार करते चले जा रहे हैं। भारत बार बार बता चुका है, कई बार कह चुका है, कभी पुलवामा, कभी उड़ी, कभी पठानकोट, कभी मुंबई अटैक और इसी तरह के बेशुमार इंसिडेंट्स जो है वो बताते भी रहते हैं और उसके बाद वो उसके सबूत भी देते रहते हैं जो पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। हर बात के जवाब में हमारे पास यही होता है कि जी आप तो बलूचिस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं और आप यहाँ से कुलभूषण यादव जो है आपका, या जयदेव जो है, वो हमने पकड़ लिया जी, आपका कुलभूषण जो है वो हमने पकड़ा है, आपका जासूस, और इस तरीके से भारत के ऊपर इल्जाम लगा देते। चले, अच्छा है, पकड़ लिया आपने, बहुत शानदार काम किया। अब दूसरी बात, आपने कोई दूसरा जासूस अभी तक नहीं, क्यों नहीं पकड़ा? सालों हो गए इस बात को, लेकिन कुलभूषण के अलावा कोई दूसरा जासूस पकड़ता हुआ पाकिस्तान दिखाई नहीं दिया। जबकि दूसरी तरफ अगर भारत में देखें तो एक के बाद एक इंसिडेंट्स हुए हैं और उन्होंने कई बार पाकिस्तान के को जो है उसके सबूत भी दिए हैं, साथ मिलकर काम करने की बात भी की, इन चीजों को रोकने की भी बात की। पाकिस्तान का एक सेक्शन यकीनन इन चीजों को रोकना चाहता होगा, शायद, मेरे ख्याल से, और रोक नहीं पा रहे क्योंकि जितने ग्रुप इन्होंने बनाए थे वो अगर 10 थे तो वो अब 10,000 हो चुके हैं। और जिस तरह से यहाँ पे लोगों के माइंड को आप चेंज करते हैं, ब्रेन वॉश करके गलत बातें सिखाई जाती हैं और हर बात बात के अंदर रिलीजन लाया जाता है, वो देखते हुए मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कभी भी कोई तरह का सुधार आ सकेगा। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए एक बहुत बड़ी तादाद है मुस्लिम्स की, इसके बावजूद वो डरे रहते हैं। यानी इतने ज्यादा मुसलमान जो है पूरी दुनिया में है, बिलियन से ऊपर जो है मुस्लिम्स जो है वो वर्ल्ड में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद कहा यह जाता है कि जी इस्लामोफोबिया चल रहा है। यानी कि सब लोग मुसलमानों के पीछे हैं, सब लोग इस्लाम के पीछे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो क्रिश्चियंस के पीछे हो, हिंदूज के पीछे हो, सिख के पीछे हो या किसी और रिलीजन के पीछे पड़ा हो, कभी किसी ने ये नहीं कहा। लेकिन हाँ, मुसलमान सबसे ज्यादा भी हैं और उसके बाद सबसे ज्यादा परेशान भी खुद ही हैं। भारत के लिए कहा जाता है कि जी वहां पे माइनॉरिटीज जो हैं उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, जी उनको बहुत ज्यादा तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, और ये बात कहने वाला कोई और नहीं, सबसे पहले पाकिस्तान ही है। ये और बात है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का क्या हाल है ये तो सारी दुनिया जानती है। चले, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब किसी से बहस हो जाए, किसी से बात करें और हम कहें कि जी भारत ने तो शाहरुख खान, आमिर खान, दिलीप कुमार और या यूसुफ खान, या कह लीजिए कि सलमान खान और सैफ और कई तरह के मुसलमान जो है वो मीडिया में हमें दिखाई देते हैं और बड़े प्रोमिनेंट जगह पे दिखाई देते हैं, उनकी मूवीज भी हिट होती हैं, उन्हें कोई तंग भी नहीं किया जाता और कोई इस तरह की बात नहीं है, या कम से कम वो अपनी एक जगह बना चुके हैं, काफी आगे तक आए हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? तो जवाब ये दिया जाता है कि जी आर्टिफिशियल तरीके से भारत अपनी प्रोजेक्शन करने के लिए हमेशा से मुसलमानों को आगे रखता है, ये बताने के लिए कि जी हम एक सेक्युलर कंट्री हैं और हम मुसलमानों को आगे आने देते हैं। चले, मान लेती हूँ मैं ये बात भी, लेकिन क्या पाकिस्तान ये वाली नौटंकी क्यों नहीं कर रहा? हमें भी तो चाहिए कि हम भी हमारे जो माइनॉरिटीज में लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो थोड़े बहुत रह गए जिनको हमने कलमा पढ़ाने में नाकामी हुई है हमें अभी तक, उनको ही हम आगे की तरफ ले आए। क्या पाकिस्तानी मीडिया में, चाहे वो टीवी प्लेज हो, चाहे वो फिल्म्स हो, चाहे वो टीवी चैनल्स हो, चाहे वो न्यूज चैनल्स हो, मैं आपको 10 नाम बता सकती हूँ न्यूज चैनल्स इंडिया के जिसमें के मुसलमान एंकर्स जो हैं या मुस्लिम एंकर्स जो हैं, मुस्लिम जर्नलिस्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं और बहुत प्रोमिनेंट तरीके से कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान में कोई दिखा सकता है कि किसी बड़े न्यूज चैनल पे, क्या छोटे न्यूज चैनल पे भी किसी प्रोमिनेंट जगह पर हमने एक माइनॉरिटीज में से किसी को जगह दी हो कि कोई बैठकर एंकरिंग कर रहा हो और वो आगे की तरफ बढ़ रहा हो और सब उसको जानते हो, उसने अपनी कोई पहचान बनाई हो? नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए कि हम उसको आगे आने ही नहीं देते। इसमें मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं, छोटी सी बात है, और वो ये है कि इस बार जो आईएएस का रिजल्ट निकला है उसमें 51 मुस्लिम्स हैं। उनका पेपर चेक करने वाले तो सब हिंदू होंगे अगर वो चाहते,
तो एक भी मुसलमान पास नहीं हो पाता। लेकिन इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस टाइप की कोई अलग चीज है ही नहीं। जो भी ऊपर जाता है वो अपनी काबिलियत पे जाता है। अगर काबिलियत किसी के अंदर है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो इंडिया का प्रेसिडेंटशिप हो, चाहे इंडिया की प्राइम मिनिस्टरशिप हो, चाहे कोई मिनिस्ट्री हो, या कोई टॉप बिजनेस आइकन हो। अगर उसके पास हुनर है तो वो आगे जाएगा। और अगर वो केवल हिंदू मुस्लिम ही करता रहा तो नेचुरल है कि वो पीछे ही रह जाएगा। और ये ही चीज हो रही है इंडिया में। आगे देखिए। हम उनको अपनी पहचान बनाने ही नहीं देते, हम उनके साथ बैठकर खाना तक नहीं खाते, तो हमने उनका आगे क्या आने देना है। जैसा कि लोग जानते ही हैं कि कई बार दिनेश कनेरिया और कई दूसरे क्रिकेटर्स जो हैं, जो कि कईयों को तो खैर हमने कलमा ही पढ़ा दिया, ठीक है ना। एक तो मोहम्मद यूनुस और इस किस्म के नाम है जो क्रिकेटर्स के, और उन्होंने जी वो क्रिश्चियन थे और फिर वो कन्वर्ट हो गए। लेकिन जो कन्वर्ट नहीं हुए उनको हमने कितना तंग किया कि हम उनके साथ खाना नहीं खाएंगे, हम उनके साथ बैठेंगे नहीं। इस किस्म के शाहिद आफरीदी और कई लोगों की जो बातें हैं वो हमारे सामने है। कोका कोला और पेप्सी, फैंटा, ये बहुत शौक से लोग पीते हैं, लेकिन हम उसके अंदर भी रिलीजन लेकर आ गए। वो कैसे? पहले हमने बनाई जी मक्का कोला। जी हाँ, मक्का कोला पीजिए और इस्लाम का नाम बुलंद कीजिए, कोका कोला पीने की जरूरत नहीं। और अब हम लेकर आए हैं खिलाफत कोला। जी हाँ, एक खिलाफत कोला के नाम से भी जो है एक ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक निकाली गई है, और इसका डिजाइन आप देखिए, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोका कोला, फैंटा और स्प्राइट वगैरह के ना बिल्कुल कॉपी की गई है। लेकिन नाम खिलाफत कोला है। और अगर आप सच्चे मुसलमान हैं और अगर आप अच्छे मुसलमान हैं तो आप खिलाफत कोला पियेंगे, आप कोका कोला नहीं पियेंगे। हर एक के ऊपर सवाल उठाया जाता है, हर एक के ऊपर तंग किया जाता है, आपको परेशान किया जाता है, बार बार आपको सबूत देना पड़ता है कि जी मैं मुसलमान हूं और मैं बहुत अच्छा मुसलमान हूं या मैं बहुत अच्छी मुसलमान हूं। वरना जी आपकी गर्दन और इनकी छुरियां, ये सब चलता है यहाँ पर। लेकिन अगर कोई इस बारे में बात करे तो वो बिल्कुल गलत कह रहा है। नहीं जी, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जो किस्से होते हैं, जो इंसिडेंट्स होते हैं, उसका हम कैसे जवाब दें और उसको हम कैसे इग्नोर कर दें। हमने देखा मशाल खान जो कि केपीके यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, मर्दान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उनके अपने ही क्लास फेलोज ने ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर उनको मार डाला। उसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल सब लोग कैमरा के सामने थे, मोबाइल से फुटेजेस बनाई जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद कोई खास गिरफ्तारियां नहीं हुई। और जब हो गई उसके बाद भी उनको छोड़ दिया गया। इसके साथ साथ हमने सुहात का वाकया देखा जहां पर एक इंसान को जिंदा जला दिया। हमने सियालकोट का वाकया देखा जहां पर एक श्रीलंकन सिटीजन को मार दिया गया। और अब ये एक आम सी बात हो गई है कि किसी को भी जान से मार दें, किसी भी वजह से, किसी भी नाराजगी से, और फिर कह दें कि जी इसने तो हमारे रिलीजन के खिलाफ बात की थी। ये पाकिस्तान का हाल होता चला जा रहा है। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान को ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, बल्कि गल्फ कंट्रीज में खासतौर पे सऊदी अरब और यूएई भी वीजा देने से इनकार कर देंगे। इसलिए कि जो माइंडसेट हमने यहाँ पे बनाया है वो इसी तरह का चले। मैं मान लेती हूँ भारत हमारा दुश्मन है, भारत इस्लामिक कंट्री नहीं है, लेकिन इसलिए वो तमाम मुसलमानों का दुश्मन है। तो फिर आप चाइना के बारे में बात क्यों नहीं करते? चाइना ने भी तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रखा है, उनको नाम मोहम्मद नहीं रखने दिया जाता, उनकी मसाजिद तोड़ दी जाती हैं और कई तरह के वाकयात जो सभी को रिपोर्ट हुए हैं और सभी जानते हैं। तो फिर पाकिस्तान जो है वो कभी भी चाइना के खिलाफ बात क्यों नहीं करता? और अगर इस्लामिक कंट्रीज में इतना ही प्यार है और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो फिर ईरान इराक की वॉर क्यों हुई थी? पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ क्यों लड़ रहा है? अफगानिस्तान वहां से बार बार टेररिस्ट भेजकर पाकिस्तान में अटैक क्यों करवा रहा है? क्या कोई बताएगा? ईरान और पाकिस्तान में भी टेंशन रहती है, थोड़े थोड़े दिनों के बाद आना जाना फिर शुरू कर देते हैं। लेकिन ईरान ने पाकिस्तान से कहा है कि जी आप यहाँ से कुछ टेरर ग्रुप्स हैं जो कि हमारे यहाँ आकर अटैक कर रहे हैं, और इसके लिए ईरान ने पाकिस्तान पे एक बार अटैक कर भी चुका है। और आपने देखा था कि उन्होंने पाकिस्तान में कुछ मिसाइल्स जो हैं वो रवाना कर दिए थे। इसी तरीके से पाकिस्तान ने ईरान पर यही इल्जाम लगाया कि जी ईरान की तरफ से कुछ टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान में आते हैं और अटैक करते हैं। और इसी किस्म की बातें जो है
वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी आपस में करते हैं कि जी वो अफगानिस्तान का कहना ये है कि पाकिस्तान वहां जाके गड़बड़ करता है और पाकिस्तान का कहना ये है कि पाकिस्तान में जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, जितने भी अटैक्स किए जा रहे हैं, जो भी क्राइम्स हो रहे हैं, उसमें ज्यादातर अफगानिस्तान के सिटीजन ही इन्वॉल्व हैं। तो फिर ये इस्लामिक ब्रदरहुड और ये सब कहाँ गया, ये कोई मुझे समझा दे। सबसे पहले तो आप जो लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन के जरिए ही कोई चेंज लाया जा सकता है, और अगर आप एजुकेशन देंगे अपने लोगों को तभी लोग जो है वो बेहतर सोच सकेंगे, तभी लोग आगे बढ़ सकेंगे। तो वो लोग मुझे जरा ये बता दें कि अगर आपकी किताबों में ही गलत लिखा हुआ है, अगर आपकी बुक्स ही गलत हैं, अगर आप बुक्स के अंदर ही नफरत सिखा रहे हैं, बुक्स के अंदर ही ये बता रहे हैं कि आप सबसे सुपीरियर हैं और बाकी सारे रिलीजन और बाकी सारे लोग जो हैं वो आपसे कम हैं, अगर आप अपनी बुक्स में ही ये बता रहे हैं स्टूडेंट्स को कि आपका रिलीजन सबसे आगे है, बाकी रिलीजन जो हैं वो फेक हैं, आपकी बुक जो है वो आसमानी किताब है, बाकी किताबें जो हैं उनके ऊपर बिलीव करने की जरूरत तो क्या, उन्हें पढ़ने की और टच करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप अपने स्टूडेंट्स को यही पढ़ाएंगे तो फिर उनमें चेंज कैसे आएगा। लेकिन वो चेंज लाने के लिए वो टेक्स्ट बुक्स को चेंज करना पड़ेगा, उसके अंदर के नफरत वाले टेक्स्ट को हटाना पड़ेगा, उसके अंदर कई सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। लेकिन वो चेंजेस कौन लाएगा, इसलिए कि जिनके हाथ में पावर है, जो पॉलिसी बनाते हैं, जो उन बुक्स के अंदर चेंज ला सकते हैं, वो तो खुद उन्हीं चीजों के ऊपर बिलीव करके बैठे हैं, वो तो खुद उसी माइंडसेट के हैं और उनको लगता है कि जो कुछ लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पे मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि जो आरजू जी बोल रही हैं, बहुत हिम्मत का काम कर रही हैं। ये मैं दाद देता हूं उनको। पूरे सिस्टम में जो एक इश्यूज है पाकिस्तान में, वो सब इश्यूज उन्होंने एक वीडियो में लाके रखा दिए। और ये एजुकेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। मैं अपने कई वीडियोस में ये चीज बोल चुका हूं कि अगर एक छोटे से बच्चे को, 1 साल के 2 साल के बच्चे को अगर आपने बचपन से ही नफरत पढ़ाना शुरू किया, एक तो बच्चे के पेरेंट्स उनको नफरत सिखाते हैं पाकिस्तान में कि ये हिंदू है, ये काफिर है, ये अच्छा नहीं है, आप सबसे अच्छे हो। तो बच्चे को अंदर से लगने लगता है यार मैं तो बहुत बड़ा हूं, चाहे वो क्लास में फेल होता हो, चाहे उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन उसको लगता है कि वो तो बहुत ताकतवर है, वो तो बहुत हिम्मती है, वो तो बहुत ऊंचा है। ये भावना आती है। और दूसरा नीचा है, जब वो स्कूल जाता है, प्राइमरी स्कूल जाता है, तो भी ये चीजें सिखाई जाती है। तो बच्चा, कहते हैं ना, एक बच्चे का जो आईक्यू लेवल होता है वो 6 या 7 साल तक ही चलता है। एक बच्चे की जो नेचर डेवलप हो जाती है वो 5 या 6 साल तक ही होती है। उसके बाद उसका बिहेवियर चेंज होता है, लेकिन उसकी नेचर वो ही रहती है। इसी तरीके से जो बच्चा नफरतों के बीच में पला है, जिसकी नेचर में ही नफरत आ गई है, वो चाहे बाद में बुढ़े बूढ़े तक हो जाए, वो दूसरे मजहब से प्यार नहीं कर सकता है, वो नफरत ही करेगा। और नफरत में सबसे ज्यादा नुकसान खुद का होता है। अगर आप उतना ही टाइम जितनी आप नफरत करने में लगाते हैं, उतने ही टाइम और साइंस और मैथमेटिक्स में लगाते हैं पाकिस्तानी, तो आज ये हाल नहीं होता एजुकेशन का पाकिस्तान में। एक लेवल के बाद आप कितना भी पढ़ा लो उनको, लेकिन जो बेसिक चीज उन्होंने सीखी है वो तो नहीं भूल रहे ना। और एक चीज मैं यहां पे और बोलना चाहूंगा कि वहां पे बोला जाता है कि वहां पे लड़के बहुत इंटेलिजेंट हैं, टैलेंट बहुत है, लेकिन मौके नहीं मिल पाते। मैं कहता हूं यहाँ पे जो इंजीनियरिंग का जेई का एग्जाम होता है, आईआईटी का, आईआईटी एडवांस का, उसका एक पेपर लेके पाकिस्तानी में जितने प्रोफेसर हैं उनको करवा दो, स्टूडेंट्स को छोड़ दो, देखो कितने लड़के पास हो पाते हैं आईआईटी के पेपर में, आईआईटी एडवांस के पेपर में। 10 से ज्यादा पास नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने शुरू से ही उस लेवल पे पढ़ाई की ही नहीं है। आपका पढ़ाई जो शुरू होती है वो मां के पेट से होती है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्राइमरी स्कूल, उसके बाद 9, 10, 11, 12। अगर आपने सब में केवल जिहाद ही पढ़ा हुआ है, हम ऊंचे हैं, हम अच्छे हैं, बाकी सब बुरे हैं, और साथ में थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी पढ़ लिया, साइंस भी पढ़ लिया, रट्टा मार के आपने इंजीनियरिंग भी कर ली,
और मैं ये चैलेंज ऑफर देता हूं, और हो सकता है पाकिस्तान में ये चीज की भी गई होगी। आईआईटी के पेपर तो एडवांस के पेपर्स होते हैं, वो नेट में अवेलेबल है। एक स्कूल में जाके आप दिखा दीजिए, जो टॉप स्कूल होगा, कितने लोग पास कर पाएंगे, कितने प्रोफेसर पास कर पाएंगे। जो इंडिया का आईएएस का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम होता है, और पाकिस्तान में शायद सीएससी बोलते हैं उसको, जितने भी सीएससी पास हुए हैं उनको आप एक बार आईएएस का एग्जाम दिलवा दीजिए और वो पास हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। 5 लोग भी पास हो जाएं तो ये एक मयार होता है एजुकेशन का, जो कि आपने खुद अपना बढ़ाया हुआ होता है, खुद बनाया हुआ होता है। बचपन से एक एक सीढ़ी करके मयार बनता है, और एक दिन में नहीं बनता, 25-30 साल होते हैं। इसीलिए आरजू जी भी यही कहती हैं कि पाकिस्तान को 50 साल लगेंगे अगर आज से वो इंडिया की बराबरी करना शुरू करे और इंडिया रुक जाए। इंडिया को रुकना भी तो पड़ेगा, तब जाके पाकिस्तान इंडिया के बराबर आ पाएगा। आज से शुरू करेगा तो, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। अब 1 2 3 4 बच्चे तो सब जगह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन जब आपका लॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना शुरू होता है तब कंट्री एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना शुरू होती है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। यहां भी बच्चे फेल होते होंगे, 10th में भी, 12th में भी, यहां पे भी फेल होते हैं बच्चे, लेकिन जो पास होते हैं या जो टॉप पे जाते हैं उनका मेयार क्या है, ये बहुत जानना जरूरी है। उनके ख्याल में जो मुगल आए थे सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया था, और हर तरह के चेंजेस जो पॉजिटिव चेंजेस हैं या पॉजिटिव बिल्डिंग्स, अगर कोई अच्छी बिल्डिंग बनी गई या कुछ भी अच्छा हो गया तो वो जी सिर्फ और सिर्फ मुगल्स की वजह से हुआ था। तो फिर ऐसे लोग आप बताइए कि फिर वो बुक्स को कैसे चेंज करेंगे। इसलिए कि मेरे जैसे या मेरे जैसे 2-4 लोग अगर हों, हमारे हाथ में तो कोई पावर नहीं है कि हम बुक को चेंज कर सके। हाँ, हम अपने आप को जरूर बदल सकते हैं, और उसके लिए भी जो है वो हमें दसियों तरफ से हमें बुरा भला कहा जाता है। सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान के ही लोग उठ उठ के हमें गद्दार और हमें बुरा भला, या हमें ये कहना कि जी इन्हें तो रिलीजन नहीं आता या कुछ नहीं करते या ये गलत बोलते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा है कि हमें तो जी भारत से भी नहीं छोड़ा जाता। और पहले और बात थी, 4 साल पहले शायद भारत के लोग इतना हमें सुनते नहीं थे, देखते नहीं थे, लेकिन अब जो सुनने देखने लगे तो उनमें से जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो भी उठकर बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं। बात मुस्लिम्स की मैं ये नहीं कह रही कि सारे मुस्लिम्स एक ही जैसे हैं, बहुत से ऐसे भी हैं जो कि प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हैं, जो कि अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं, और किसी भी रिलीजन से या किसी भी कंट्री से खास नफरत लगा के नहीं बैठे हुए। लेकिन उन लोगों की तादाद बहुत कम है। ज्यादातर तादाद चाहे वो भारत में हो या पाकिस्तान में हो, उनके माइंडसेट ऐसे ही है। इजराइल हमारा दुश्मन है, क्यों? इजराइल ने हमारे क्या बिगाड़ा है वो तो हमें नहीं पता। अगर आप किसी से भी पूछ लीजिए पाकिस्तान में कि इजराइल के साथ आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आपको नहीं बता पाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे क्योंकि जी वो यहूदी है और यहूदियों के साथ जो है वो हमारा 36 का आंकड़ा है। भाई, यहूदियों ने आपका क्या बिगाड़ा है, चले यही बता दीजिए। अगर आप इजराइल का नहीं बता पा रहे तो कम से कम ये बता दीजिए कि इजराइल ने ना सही तो यहूदियों ने आपका क्या बिगाड़ा है। नहीं, वो भी नहीं बता पाएंगे। अच्छा जी, उन्होंने जी फलस्तीन पर अटैक कर दिया, उन्होंने जी हमास को जो है वो अटैक कर दिया, तो जी मुझे ये बता दीजिए कि हमास वाले क्या हैं, क्या वो बहुत मासूम है, उन्होंने कुछ नहीं किया? तो फिर कहीं ना कहीं तो ऐसा है कि हमें अपनी करेक्शन करनी चाहिए। और अगर हमारी बुक्स हमें नहीं सिखा पा रही, हमारे स्कूल हमें नहीं बता पा रहा, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज अगर इसी तरह के, तो कम से कम हमारे घर में 2-4 लोग ऐसे होने चाहिए जो हमें सही रास्ता दिखाएं। और मैंने भी इन्हीं स्कूल कॉलेजेस से पढ़ा है, मैं कौन सा जाके ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आ रही हूँ, मेरी यहीं की तालीम है। और उसके बाद हाँ, ये जरूर है कि मेरे पेरेंट्स की सोच ऐसी नहीं थी। मेरे पेरेंट्स जो है वो उन्होंने बहुत एक खुले दिमाग के साथ हमें, मैं और मेरे दोनों भाई, हम तीनों को बहुत अच्छी तरबियत दी। इसी वजह से ना तो हम किसी रिलीजन से नफरत करते हैं, ना हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, ना हम किसी को कम समझते हैं। हम सबको अपने ही जैसा और एक लेवल पे ही देखते हैं और सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। और ये जो पीछे आपको बुक्स दिखाई दे रही हैं, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, गीता भी रखी है और बाइबल भी है और साथ कुरान भी है। ये बुक्स मैंने नहीं खरीदी है मार्केट जाकर या बुक शॉप से। ये तीनों बुक्स मेरे फादर ने खरीदी थी और मेरे फादर लेकर आए थे बुक शॉप से। और इससे आप अंदाजा लगाएं कि मेरे पेरेंट्स जो है वो हर रिलीजन पे बिलीव भी करते थे, हर रिलीजन को पढ़ते भी थे, अंडरस्टैंड भी करते थे। तो बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते? इसलिए कि कहीं ना कहीं
घर के अंदर कोई कमी है या खैर स्कूलों में तो है ही, वो किसी को इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन बहरहाल अगर भारत के लोग ये समझते हैं, मैं दोबारा अपने पहले टॉपिक पर आती हूँ, अगर भारत के लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान हाफिज सईद, मसूद अजहर या इस किस्म के लोगों के ऊपर कोई एक्शन करेगा और इनको जेलों में, वाकई जेलों में डालेगा और या भारत के हवाले कर देगा, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसलिए कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो भारत की कही हुई बातें जो हैं वो सच साबित हो जाएंगी कि पाकिस्तान में इस किस्म के टेररिस्ट ना सिर्फ रहते हैं बल्कि भारत में गड़बड़ भी करते हैं। और ये वाली गलती या ये वाली चीज जो है वो पाकिस्तान एज अ स्टेट कभी भी नहीं मानेगा। कोई इंडिविजुअल मान सकता है मेरे जैसा या कोई और, वो कहेगा हाँ किया था, नहीं करना चाहिए था, गलत हो गया। लेकिन पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, जो मिनिस्टर जा चुके हैं या जो मिनिस्टर दोबारा आने के लिए तैयार बैठे हैं, उनमें से कोई भी अपनी इस गलती को नहीं मानेगा। ऐसा करके हमारी, जैसे कहते हैं ना जी, हमारी तो नाक कट जाएगी, हमारा तो सर झुक जाएगा और जी भारत जो है वो जो कह रहा है उसमें सच्चा साबित हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। बाकी भारत के साथ टर्म्स, देखिए, मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि आप पाकिस्तान अपनी गलती मान ले, क्योंकि गलती तो है, वो पाकिस्तान भी जानता है, एस्टेब्लिशमेंट भी जानती है, आर्मी भी जानती है, सब जानते हैं कि गलतियां हुई हैं। गलतियां सुधारने की कोशिश करो तो खुद पता चल जाएगा हिंदुस्तान को कि आपने गलती मान ली है। आपको लाउड स्पीकर पे आके अपनी गलती मानने की जरूरत नहीं है। अगर इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे करने हैं, अगर आप चाहते हैं इंडिया की टीम आके पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेले या इंडिया किसी भी तरह का पाकिस्तान से कोई भी संबंध बना के रखे, तो बहुत ही जरूरी है कि आप एक तरीके से आप सब कुछ भूल के, पहले जो हुआ उसको भूल के, जो ये आतंकवादी आपके घर में बैठे हुए हैं, सबसे पहले उनको स्ट्रीमलाइन करो, उनको सजाएं दिलवाओ, तो इंडिया के पास खुद इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि पाकिस्तान इज सीरियस। और आरजू जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा वीडियो आपने ये अपना भेजा फ्राई में बनाया, और आप में ये कहने की हिम्मत है पाकिस्तान में रह के, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आशा करता हूं कि आपकी तरह और भी लोग होंगे जो कि वास्तविकता को समझेंगे और इंडिया के साथ एक अच्छे रिलेशंस बनाने में अपना सहयोग करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, और ये तरीके से रिएक्शन वीडियो था छोटा सा जो आरजू जी का, मुझे कल बहुत ज्यादा पसंद आया ये वीडियो, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ, अपने दर्शकों के साथ उसको शेयर करूं। और मैं आरजू जी का भी धन्यवाद, अगेन आई वांट टू थैंक हर कि आई हैव यूज्ड हर वीडियो इन दिस माय वीडियो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये हम तो ये चीज बोलते ही हैं, हिंदुस्तान से ये चीज तो बोली जाती है, लेकिन ये चीज आज पाकिस्तान की तरफ से बोली गई है। आरजू जी ने, ऐसा नहीं है कि ये चीज पहली बार बोली है, लेकिन जितने भी 4 या 5 बेसिक इश्यूज हैं उनको एक वीडियो में ये मैंने पहली बार देखा था। तो इसलिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोग का भी जिन्होंने ये वीडियोस देखा। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को और आरजू जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और आरजू जी को 5 लाख सब्सक्राइबर उनके आज हुए, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत गुड विशेस मेरी तरफ से कि वो अभी 5 हुए, बहुत जल्दी वो 10 भी हों। और थैंक यू दोस्तों, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।